वो जो है उस वक्त ये दावे करते थे कि आज जो है कश्मीर कश्मीर नहीं है, कल को जाके पाकिस्तान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेजबान इदरीस फलाही। डॉक्टर जतेंद्र सिंह के डोडा आने के बाद और खास तौर से पर्पल रेवोल्यूशन जिसके हवाले से बीजेपी के ही कुछ साबिका वर्कर्स की जानिब से काफी सारे कंट्रोवर्शियल बयानात भी दिए गए कि ये सारी चीजें लोगों को बेवकूफ बनाने के हवाले से, जिस तरीके से सोनवीर जराल ने भी कहा। लेकिन इसके अलावा अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चिनाब बेल्ट में जो आने वाले पार्लिमानी इलेक्शंस हैं, काफी तौर पर पलटवार और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम सियासी रहनुमाओं का चलता आया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ समाजी ऐसे मसाइल हैं जिनके हवाले से आज हमारे साथ बात करेंगे मुदस्सिर वानी साहब, जो कि गार्ड से ताल्लुक रखते हैं। खास तौर से कुछ ऐसे मसाइल हैं जो आप सबको भी चौंका सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें इनके जरिए से जानकारी मिली है, हम आप तक इन्हीं की जुबानी वो सारी चीजें पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप में से भी उस तरीके के मसाइल से कोई जूझ रहा है तो आपके लिए भी ये आवाज बनकर आगे हैं। और अगर आप इनका साथ देना चाहते हैं, आप भी ऐसे मसाइल में आगे आना चाहते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तेमाल करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर वानी साहब। आप जिस तरह से मेरे साथ पहले बातचीत की, जो सारी चीजें आपने मुझे बताई, आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में आप इन तमाम मसाइल पर क्यों बात करना चाहते हो? वो क्या मसाइल हैं, पहले आप लोगों को वो बताइए। सर देखिए, मैं कोई यहाँ पर सियासत या ऐसी कोई चीज़ नहीं करने आया हूँ कि जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं, ये अपना नाम बनाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सिर्फ एक इंसाफ के लिए आया हूँ कि जो भी 90 के दशक में या 2000 के इस टाइम पीरियड में टिल दिस टाइम अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जैसे आपको भी पता है कि 90 के दशक में यहाँ पर मिलिटेंसी उरूज पर थी। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बिला वजह मार दिया गया है। ये उस वक्त कह के कि ये जो है हिंदुस्तानी है, ये जो है हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये जो है प्रो इंडियंस हैं। उस वक्त जो लोग ये दावा करते थे कि आज नहीं तो कल कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, आज नहीं तो कल यहाँ पर हमारा राज होगा। इनफैक्ट आपस में उन्होंने एक ओहदे भी बांट के रखे हुए थे कि कल को जाके जब यहाँ पाकिस्तान बनेगा या कश्मीर आजाद होगा तो ये चीजें ये तुम रखना, ये तुम रखना। वो जो है उस वक्त ये दावे करते थे कि आज जो है कश्मीर कश्मीर नहीं है, कल को जाके पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आज तक जो उस टाइम पे उन मिलिटेंट्स ने यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स हुई थी, जैसे उसमें मैं भी एक हूँ, जो क्योंकि मेरे फादर साहब को मार दिया था 2001 में। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे हमारे नगरी से संतोष जी ठाकुर जो है उनको मार दिया था। घट से हमारे एक हमारी ठाकुर फैमिली से रमेश जी थे। या फिर कितने सारे कांड हुए थे। आप जैसे देख लीजिए, डोडा में जो है गुलाम नबी टाक साहब थे, या फिर लतीफ़ चौधरी साहब थे, या फिर बशीर बैंक साहब थे, या फिर ये कुल्हांड कांड हुआ था, चापनाड़ी कांड हुआ था। ऐसे ऐसे कितने सारे कांड हुए थे। शिवा से मुझे याद है, 90 की ही पैदाइश मेरी भी है। शिवा से मुझे याद है यूसुफ खान साहब थे एक, उनको भी मार दिया था। मरमत से हमारे रिश्तेदार थे, उनको मार दिया था। लुडना से, हर एक जगह से इतनी सारी इनोसेंट किलिंग्स हुई थी। लेकिन हमें इसी बात का अफसोस है कि वो इनोसेंट किलिंग्स जो हैं आज तक एक वो फाइल बन के दबी हुई हैं। क्योंकि देखो ना, आज लोग, मुझे लगता है कि इस सरकार में आज सारे ही लोग देशभक्त बने बैठे हैं। जो एक टाइम पे पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते थे, आज वो भी देशभक्त बने हैं। क्यों? चाहे वो उनको डर है, चाहे उनको वो अपना कोई मफाद है, उस मफाद के तहत वो आज ये दावे करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन उनकी सोच मुझे नहीं लगता है कि वो बदली होगी। क्योंकि अब ये दुख जो है ये हमको अंदर ही अंदर सता रहा है कि जिन लोगों ने हमारे घरों में ये मतलब ये सितम किया, हमें जो है यतीम किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको यतीम किया, बेवाएं हुई, किसी के भाई को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के चक्कर में। उस वक्त उनको ये चीज क्या, मतलब वो चीज जो बताते थे वो कि नहीं जी, आज पाकिस्तान के जो नाम लेवा ये नहीं है, कल को जाके जब पाकिस्तान बनेगा तो इनको हम आज ही साफ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं सर। देखियो, मैं आपको बताता चलो, एक केस था हमारा अकरामाबाद साइड से। एक लेडीज थी, वो लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजती थी और अपने घर जो उसके बच्चे थे उनका पेट पालती थी। उसको मार दिया, उसको निर्वस्त्र करके एक
जो है पत्थर के ऊपर लिटा दिया उसको और कहा कि ये जो है एक इबरत के तौर पे है, ये जो है मुखबिरी करती थी। मुझे याद आ रहा है बारशला में जो है एक लेडीज ने अपने बच्चों को जो है अपने कमरे में एक बंद कर दिया था। वो बच्चे जो है दूसरे के घर में टीवी देखने जाते थे। मुझे ये केसेस याद हैं क्योंकि ये मैंने सुने हुए हैं। टीवी देखने के बहाने वो किसी खिड़की से निकल गए होंगे और बाहर जाके मिलिटेंट्स ने उनको मार दिया। चापनाड़ी केस हुआ है, कुल्हांड केस हुआ है। मैंने अभी नाम लिया संतोष जी ठाकुर का, मेरे वालिद साहब मोहम्मद हुसैन वानी साहब। ऐसे ऐसे कितने सारे केसेस हुए हैं, लेकिन अभी तक वो इंसाफ नहीं है जिसका हमें ये लगता था कि नहीं यार आज तो इंसाफ का दौर चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उस वक्त जिन्होंने ये सारी चीजें करवाई हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? सर बिल्कुल होंगे। आप मुझे एक बात बताओ ना, वो कौन थे? मिलिटेंट्स थे ना। वो कौन थे? आज की डेट में वो कहाँ है? अगर आज सरकार दावे करती है कि मिलिटेंसी खत्म है, तो मतलब अगर किसी को सजा नहीं हुई है तो वो एक आम शहरी की तरह जी तो रहे होंगे ना। उनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे मिलिटेंट्स ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले देशद्रोह का काम करते हैं और बाद में जो है उससे बेनिफिट लेते हैं। ये बेनिफिट क्या उनको लोगों को मारने के लिए दिया जा रहा है कि आपने इनको मारा है? क्या कसूर था मोहम्मद हुसैन वानी का? क्या कसूर था गुलाम नबी साहब टाक का? क्या कसूर था बशीर साहब बैंक का? क्या कसूर था लतीफ साहब चौधरी का? उस औरत का जो अकरामाबाद में जिसको मार दिया, बारशला कांड, गुंदना में मुझे याद आ रहा है एक मेडिकल असिस्टेंट थे वो देव साहब, उसको मार दिया। जिस वक्त उसको मारा था उस वक्त भी उसके वहां पर पेशेंट्स लेटे हुए थे ग्लूकोज लगा के। एक खुदाई का मतलब खुदाई अपने हाथ में लेके वो जो भी मर्जी फैसला कर लेंगे और मार देंगे लोगों को। दुख इस बात का है कि अभी तक उन सारे केसेस के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया है, किस किस को इंसाफ मिला है, किस किस को बता दिया गया है कि इसको इस केस में सजा मिली। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अब क्यों चूँकि अगर देखा जाए 3 कैटेगरीज़ में उस तरीके के लोग बाँटे हुए हैं। आपने कहा कि कुछ लोगों को नौकरियाँ मिली, उसके बाद मतलब कि देशद्रोही का काम करने के बाद उन्हें एज़ाज़ दिया जा रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जिन्हें जेलों में बंद किया गया है और कुछ खुले घूम रहे हैं। तो अगर इंसाफ मिल रहा है तो कुछ को इनाम और इकराम और कुछ को सज़ा, सर क्या यही तो कहना चाहेंगे? अफसोस मैं कह रहा हूं ना कि वो लोग जो 90 के दशक में यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते थे, वो तब भी पिसते थे क्योंकि वो लोग उनको मार देते थे। और वो लोग जो आज भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं वो आज भी साइड लाइन पे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए साइड लाइन पे किया जा रहा है क्योंकि उनको जगह दे दी गई है जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे। मैंने आपको कहा ना, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए बहुत सारे आपको भी पता होगा केसेस ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिली है। जो भी सरेंडर करके आ जाता है नौकरी ले लो। जो भी इस केस में पाए गए हैं आज तक उनको जो है उनके कॉन्ट्रैक्टर कार्ड से उनको नौकरियां दी गई है। उनको यहाँ पर सियासत में लाके उनको जैसे एक वॉशिंग मशीन में डाल दिया और साफ होके निकल गए। अब वो सियासत करो और भारत के ऐवान की तरह कस्में खाओ। आपको क्या लगता है कि इंसाफ किस तरह से हो सकता है? सर उस चीज का मैं यही कह सकता हूं कि उस चीज का गवर्नमेंट एलजी इंतजामिया जो है या फिर हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, या फिर यहाँ पर जितने भी इसमें डीजीपी साहब है बाकी है, वो सारी फाइलें खोल दी जाए। जितनी भी फाइलें हैं जिनमें गर्दा पड़ा होगा और वो अलमारियों में बंद होंगी, वो फाइलें खोल के देखा जाए कि किस किस के साथ इंसाफ हुआ है, किस किस के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जो इंसाफ नहीं हुआ है उसको इंसाफ दो। उन सारी चीजों को, फाइलों को खोल दिया जाए जिसके ऊपर भी एफआईआर तब लगी थी, जिसके ऊपर भी उस वक्त कोई भी कार्रवाई हुई थी या बुलाया गया था, उन सबको फिर से बुला के एक जो है एक लाएअमल तैयार किया जाए कि नहीं, जब तक ना तुम्हें भी उस चीज का सजा दी जाए तब तक हम तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सर देखो, बचपन में मेरे बाप को मार दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों से ये जो है किलिंग्स हुई है। क्या वो दुख के साथ ही मर जाएंगे? क्या उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें भी इंसाफ तो मिले? आज वो लोग जिनके घरों में किलिंग्स हुई हैं वो अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अंदर ये दुख तो होगा कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ है, वो इंसाफ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? आज तो इंसाफ के दावे किए जा रहे हैं। वो इंसाफ होगा कब? वो इंसाफ के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि मैं जो है आपके जरिए जो है गवर्नमेंट तक, आपके जरिए जो है पुलिस
हेड तक और बाकी एलजी इंतजामिया या जो भी है उन तक ये आवाज पहुंचाऊं कि सर वो इंसाफ जो आज तक हमें नहीं मिला है, हमें वो इंसाफ दिया जाए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है इससे दूर रखा गया है कि उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो सकता, उनको भी इंसाफ दिया जाए और सबको सामने लाके उनको बता दिया जाए कि देखो इन्होंने आपके साथ गलत किया था और आज इनको इस चीज की सजा मिली। अगर आपसे कोई इसके हवाले से कोई भी फैक्ट या कोई सबूत मांगने की कोशिश करे कि आप कैसे कह सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं जबकि कानून का शिकंजा कसा हुआ है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं आपके नॉलेज में जो देशद्रोही एक्टिविटीज़ में, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे किसी भी एतबार से और वो खुलेआम घूम रहे हैं? सर देखिए, एजेंसीज इनके पास है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास है जिनके पास फाइलें पड़ी हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मिलिटेंट्स थे, फिर सरेंडर किया, फिर नौकरी मिली, उनको तो एक एजाज मिल गया, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे कौन कौन से कांड किए थे, उन्होंने एक नरसंहार किया हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया, कुल्हांड का एक नरसंहार हुआ था, उसे किलिंग्स नहीं कहेंगे, नरसंहार। एक पूरा गांव खत्म, चापनाड़ी में एक पूरी बारात खत्म, पूरी बस को उतार के मार दिया। मुझे अभी भी एक केस याद है, एक हुआ था शायद ठाठरी से पीछे कहीं, एक औरत को जब नीचे उतारा था, उस औरत ने अपना पल्लू उतार के उनके कदमों पे रख दिया था कि मेरे घर से एक को छोड़ दो जो घर में जाके ये खबर तो दे दे कि क्या हुआ, हमको मार दिया। लेकिन सबसे पहले उसके पल्लू को साइड करके उसी बच्चे को मार दिया जिस बच्चे के लिए वो बोल रही थी कि इसको छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंसाफ कहाँ हुआ है? वो फाइलें खोलो ना, वो सारी फाइलें सामने लाओ ना, उनके पास तो नाम होंगे, क्योंकि हमारा देश का कानून इतना वीक तो नहीं है कि इनके पास वो नाम तक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आपको क्या ज़रूरत पड़ी आज आवाज़ उठाने की? सर डरते होंगे ना लोग, क्योंकि आज भी माशरे में, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग तो आज एक आम शहरी की तरह घूम रहे होंगे, वो डरते होंगे कि नहीं मैं अगर सामने आऊं तो क्या पता कल को जाके मेरे किसी को नुकसान हो जाए या मुझसे मेरे साथ नुकसान हो जाए। मुझे ये जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि आज अगर एक हवा बना दी गई है कि यहाँ पर एक आज एक इंसाफ का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये डर सता रहा है कि इंसाफ तो हमारे साथ तो हुआ नहीं। मेरे वालिद साहब को किसने मारा, वो कौन था, क्यों मारा, क्या वजह थी, किस लिए मारा, क्या उन्होंने खुदाई अपने हाथ में पकड़ ली थी कि उन्होंने जो है मार दिया और बात खत्म। आज तक हमें क्यों नहीं है पता कि किसने मारा, किसको सजा मिली उस मसले में। इसीलिए उन्हीं चीजों के लिए मुझे आपका दरवाजा खटखटाना पड़ा और मैं आपके पास आया कि चलो आपके जरिए मैं ये आवाज तो बाहर लेके जाऊं और ऐसे ऐसे जितने भी सारे लोग हैं जिनके साथ ये नरसंहार हुआ है, जिनके साथ ये गलत हुआ है, वो लोग भी सामने आके बात करो, डरो मत। आज हमारा देश का कानून, आज हमारे देश की आर्मी इतनी सक्षम है कि वो उन पे शिकंजा कस सकती है, लेकिन जब तक आप सामने नहीं आओगे, मैंने कोशिश की, ऐसे जितने सारे लोग हैं वो सामने आके अपनी बात रखो। और मैं चाहता हूं कि जब तक एलजी इंतजामिया, डीजीपी साहब इस चीज का संज्ञान ना ले, हम ये आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। कुछ संगीन मसाइल हैं जिनके हवाले से बात कर रहे थे। आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है और क्या वाकई कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है? तो क्या इस वक्त में लोगों को इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए? आप सब भी अपने तबसरों में बता सकते हैं। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत। मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।